नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लेखिका मन्नू भंडारी जी की उपन्यास आपका बंटी का एक विशेष अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, आपका बंटी पाठ से जुड़े यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे और इन सभी बिंदुओं का आद्योपांत अध्ययन कर लेने के उपरांत ये पाठ, ये उपन्यास, ये कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ हम इसकी मूल संवेदना तक भी पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले बिंदु पर आते हैं, पाठ का उद्देश्य या पाठ के स्मरणीय बिंदु। देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जान सकेंगे कि बच्चा किस तरीके से सोचता है और माता पिता के व्यवहार का बच्चे के बाल मस्तिष्क पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। एक सामाजिक समस्या से रूबरू हो सकेंगे। यहाँ सामाजिक समस्या तालाक, विवाह विच्छेद या डाइवोर्स को कहा गया है। इसके कारणों को भी जान पाएंगे और इसके दुष्परिणामों से भी हम लोग परिचित हो पाएंगे। पढ़े लिखे समुदायों की समस्याओं को समझ सकेंगे। देखिए, आजकल सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे विचित्र तरीके की समस्याएं, प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। आजकल पढ़े लिखे समुदायों में जो एक प्रचलित समस्या है वो है विवाह विच्छेद, तलाक या डिवोर्स की, जो इस कहानी का मुख्य मुद्दा भी है। पीड़ा की झलक विविध रूपों में देख सकेंगे। देखिए, जब किसी बच्चे को या जब किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है और वो पीड़ा अगर शारीरिक हो तो उसका ट्रीटमेंट करके, उसका इलाज करके वो पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या बच्चा मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो तो उस समय उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बड़ी दयनीय हो जाती है। एकाकी परिवार के कारणों को जान सकेंगे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि परिवार जॉइंट फैमिली होता है और न्यूक्लियर फैमिली होता है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली का जो प्रचलन बढ़ा है या न्यूक्लियर फैमिली में फैमिली मेंबर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये भी हम जान सकेंगे। समस्या के मूल तक पहुंचने में सक्षम हो सकेंगे। अर्थात इस उपन्यास में जो मूल समस्या है, तलाक की जो मूल समस्या है, उसके तह तक, उसके मूल तक, उसके मुख्य कारणों तक पहुंचने में हम कैपेबल हो सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी हम लोग परिचित हो सकेंगे। यही है आपका बंटी उपन्यास का मुख्य उद्देश्य। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, जो है लेखिका परिचय। यहाँ देखिए, लेखिका परिचय, हम लोग लेखिका परिचय संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लेखिका परिचय जरूर अच्छे से पढ़िएगा। ये सन 1964 से दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत रहीं और सन 1991 में वह सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड हुई और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का भी संपादन किया है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें एक कहानी है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, संपूर्ण कहानियाँ आदि। मन्नू जी के 4 उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, महाभोज और स्वामी। तो इन्होंने 4 उपन्यास भी लिखे हैं। विषयगत विविधता मन्नू भंडारी के कथा लेखन की विशेषता है। अर्थात ये तरह तरह के विषयों में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं रचती थीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है शीर्षक। देखिए, इस उपन्यास को पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसके शीर्षक पर विचार कर ले तो हम लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपका बंटी शीर्षक से मन्नू भंडारी आखिर बताना क्या चाहती है। देखिए, आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक 2 धरातलों पर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। इस उपन्यास से गुजरते हुए पाठक अनुभव करता है कि कथा में घटित घटनाओं का बंटी
नाम के बच्चे पर क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। उसका जीवन इनसे प्रभावित होकर लगातार उसे अपनी मम्मी पापा से दूर अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। दूसरे, इस शीर्षक में आपका भी विशिष्ट है। उपन्यास की भूमिका में उपन्यासकार ने स्पष्ट किया है कि यह बंटी केवल अजय और शकुन की उपेक्षित संतान ही नहीं, बल्कि यह कहानी आधुनिक जीवन में उन सभी तलाकशुदा परिवारों की कहानी बन जाती है जहां बच्चों को बंटी की तरह जीवन की विपरीत परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है और जीना पड़ता है। यह तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या को पूरे विस्तार से परखने का यह पहला मौलिक और उल्लेखनीय प्रयास था। तो शीर्षक पर विचार करने के उपरांत यह बात तो स्पष्ट है कि आपका बंटी कहने का अर्थ हुआ आपका, अर्थात ये केवल शकुन और अजय का बंटी नहीं, बल्कि समाज में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली है जिनमें हस्बैंड और वाइफ में पटती नहीं और उसका असर बंटी अर्थात उसके बेटे पर, उसकी बेटी पर पड़ता है। आपका बंटी ये बड़ा कॉमन नाम है, बड़ा सामान्य नाम है, ताकि ये सभी फैमिली को रिलेट कर सके, सभी फैमिली तक पहुंच सके जहां पर तलाक के विचार पैदा भी होते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रस्तावना पर। देखिए, सन 1971 में प्रकाशित आपका बंटी मन्नू जी की सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। अपने लेखन वर्ष से लेकर आज तक इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। यह उपन्यास आधुनिक जीवन में एकाकी परिवारों में तलाकशुदा माता पिता की अपनी स्थिति, उनके जीवन में टूटती पुरानी स्थिति और नई बनती स्थिति से पैदा होती विसंगतियों का दंश झेलते बच्चे की पीड़ादायक स्थिति का आख्यान है। बंटी के अवचेतन की परतों को उघाड़ने के साथ यह उपन्यास उसके माता पिता के अकेलेपन और पीड़ा से भी साक्षात्कार कराता है। देखिए, एक न्यूक्लियर फैमिली में जब मतभेद होने लगता है और मतभेद मनभेद में बदल जाता है, तो हस्बैंड में और वाइफ में दूरियां पैदा हो जाती हैं। और अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरने लगती हैं। दोनों के मन में ये विचार आता है कि मैं भी तो काम कर रही हूँ, वो बोलता है मैं भी तो काम कर रहा हूँ, और लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चे की बलि दे देते हैं, अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। यही इस कहानी की प्रस्तावना है। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र परिचय पर। देखिए, इस उपन्यास का मुख्य पात्र है बंटी। इसका असली नाम है अरूप बत्रा और ये केवल 9 वर्ष का है। शकुन ये बंटी अर्थात अरूप बत्रा की माँ है, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। अजय बंटी के पिता है, जो कलकत्ता में रहते हैं और वहाँ किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फुफ्फी शकुन के घर में फुफ्फी परिवार के सदस्य के रूप में रहती है। कहने को वह शकुन की गृह सहायिका है, पर वास्तव में वह बंटी की मित्र और संरक्षक दोनों है। अर्थात बंटी जब अकेलेपन का शिकार हो जाता है तो उसके अकेलेपन को दूर करने में उसकी फुफ्फी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसके बाद है एक और कैरेक्टर जो है टीटू। ये बंटी का मित्र है, पर टीटू की माँ टीटू का बंटी के साथ खेलना पसंद नहीं करती, क्योंकि टीटू की माँ को बंटी के पिता और बंटी के माँ के जो झगड़े हैं उसके बारे में पता चल चुका है। इसीलिए टीटू की माँ चाहती है कि उसका बेटा टीटू बंटी के साथ ना खेले। डॉक्टर जोशी बंटी की माँ शकुन का दूसरा विवाह इन्हीं से होता है। अर्थात बंटी की माँ शकुन अपने पहले पति से डिवोर्स लेकर डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। जोत और अमित ये डॉक्टर जोशी की बेटी और बेटा है। जोत और अमित अर्थात शकुन की जिससे शादी हुई है डॉक्टर जोशी, उनके पहले से बेटी और बेटा है। मीरा बंटी के पिता अजय का दूसरा विवाह इन्हीं से हुआ। चीनू बंटी के पिता अजय और मीरा का बेटा है। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी किसी न किसी रूप में अपने साथी, अपने संगत को ढूंढ ले रहे हैं। केवल 2 ही बच जा रहे हैं, एक फुफ्फी और एक बंटी।
अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। देखिए, मैं इस उपन्यास का कथासार संक्षिप्त रूप में आपके सामने वाचन करने जा रहा हूँ। आप आंखें बंद करके इस कथासार के वाचन को पूरे मनोयोग से सुनिए। निश्चित तौर पर इस कथासार से आपको पूरा पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि इस उपन्यास का मूल तत्व है क्या। देखिए, आपका बंटी उपन्यास का केंद्र बंटी उर्फ अरूप बत्रा नामक 9 वर्षीय चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बालक है। उपन्यास की घटनाओं का केंद्र भी बंटी है और घटनाओं की प्रतिक्रियाओं का भोक्ता भी वही है। अर्थात हर दृष्टि से इस उपन्यास में बंटी नजर ही आता रहता है। कोई घटना घट रही है तो वो बंटी को प्रभावित करती है, उस घटना की जो प्रतिक्रिया होती है वो भी बंटी को प्रभावित करती है, और भोक्ता अर्थात जो इफेक्ट पड़ता है वो भी बंटी पर ही पड़ता है। यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान की अनेक परतों को पाठकों के समक्ष खोलता है। बंटी का जीवन उसके हम उम्र अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। वह भले ही एक संपन्न घर का इकलौता लड़का है, पर उसके माँ और पिता कुछ वर्षों से अलग रहते हैं। उसके बाल मन पर इस दुख की गहरी छायाएं विद्यमान है। माँ पिता का गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर है। 7 साल के गृहस्थ जीवन में बंटी के पापा अजय और मम्मी शकुन के बीच अपनत्व विकसित न हो सका, जिसका पूरा असर बंटी के जीवन पर दिखाई देता है। बंटी की मम्मी शकुन एक पढ़ी लिखी, संभ्रांत, आत्मनिर्भर महिला हैं जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उसके पिता अलग होकर दूसरे शहर कलकत्ता में रहते हैं और वहाँ किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बंटी मम्मी के साथ कॉलेज के आवासीय परिसर में रहता है। घर की देखभाल करने वाली फूफी बंटी के बहुत निकट है। बंटी के अकेले जीवन में उसके मम्मी पापा के अतिरिक्त स्नेह के भरे पूरे क्षण फूफी के कारण ही है। फूफी के परीलोक में किस्सों में बंटी की जान बसती है। फूफी के अतिरिक्त पड़ोस में रहने वाला उसका हम उम्र दोस्त टीटू है। टीटू के साथ बंटी खूब खेलता है, लड़ता है, झगड़ता भी है। उसकी अम्मा को बंटी पसंद नहीं है। कुछ स्कूली दोस्त भी बंटी के जीवन में हैं। बंटी की दुनिया बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी दुनिया में अकेलापन, अभाव और माता पिता के साथ के लिए बंटी तरसता है। उसकी इच्छा है कि मम्मी पापा की लड़ाई किसी भी सूरत में दोस्ती में बदल जाए। घर में अधिक रहने के कारण वह मम्मी पर पूरी तरह से निर्भर है। उसकी तमाम हरकतें कई लोगों को लड़कियों जैसी भावुक लगा करती हैं। अर्थात घर में वो ऐसी हरकतें करता है जैसे कोई लड़की करती है, क्योंकि यहाँ पर वो इमोशनली एक्सप्लॉइट हो रहा है। और जब इमोशनली एक्सप्लॉइटेशन का शिकार कोई व्यक्ति या बच्चा हो जाता है तो वो भावनात्मक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं करने लगता है जो हम लोग कहते हैं, क्या यार तुम लड़की जैसा बिहेव कर रहे हो। अर्थात लड़कियां रोने धोने का काम ज़्यादा कर देती हैं, वैसे ही काम अभी बंटी कर रहा था। शकुन चाहती है कि उसका परिवार सुखी परिवार बने, उसका बेटा बंटी खुश रहे। शकुन के जीवन का अकेलापन उस पर हावी होता जाता है। बंटी उसका एकमात्र आसरा है। बंटी के पापा द्वारा भेजे गए वकील चाचा के घर आने से पता चलता है कि बंटी के मम्मी पापा के रिश्ते की आखिरी तंतु भी नष्ट होकर तलाक की भेंट चढ़ने वाला है। बंटी के पापा का संबंध मीरा नाम की एक अन्य स्त्री से है। वह गर्भवती भी हो गई है, इसलिए तालाक लेकर विवाह करना अब बंटी के पापा के लिए अनिवार्य हो गया है। शकुन जीवन की एक गहरी त्रासदी से गुजरती है। उसके दुख का साथी बंटी है। घर के हालात बंटी को असमय बड़ा बना देते हैं। पापा से प्यार करते हुए और उनके लायक खिलौने से खेलने का इच्छुक होते हुए भी वह अपनी इन इच्छाओं को मम्मी के खातिर त्याग देता है। पापा की एकमात्र तस्वीर को भी वह अलमारी में रख देता है, जिससे मम्मी को कोई दुख ना पहुँचे। मम्मी को खुश करने के लिए वह सभी उपाय करता है और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि
बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसके इन सब कामों को देखकर हम उसके समझदारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना समझदार है। बंटी अच्छा चित्रकार है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है। फुफ्फी से जादू नगरी के किस्से सुनने का उसे बहुत शौक है। किस्से सुनकर भांति भांति की कल्पनाएं किया करता है। यही नहीं, छोटी उम्र में एक बगीचा भी उसने लगाया है। उसे बागवानी की गहरी जानकारी है। मम्मी पापा के तलाक के कुछ दिन बाद वह मम्मी के व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन देखता है। अब वह खुश रहती हैं। बनाव श्रृंगार में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। बंटी के बिना बाहर घूमने भी जाने लगी हैं। बंटी अपनी मम्मी का स्पर्श, बातचीत और समय सबके लिए तरसता है। मम्मी का अधिकांश समय कॉलेज और उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ गुजरने लगता है। बंटी को यह नया परिवर्तन बिल्कुल रास नहीं आता। उसे लगता है मम्मी उससे दूर होती जा रही है। मम्मी के जीवन पर बंटी का एकाधिकार जैसे समाप्त होने लगता है। असहाय स्थिति में बंटी न सिर्फ घर में उत्पात मचाता है, बल्कि घर आए डॉक्टर जोशी का भी अपमान करता है। वह मम्मी से लड़ता है, गुस्से में तोड़ फोड़ करता है। शकुन में आया यह नया परिवर्तन फुफ्फी को भी रास नहीं आता। हमेशा शकुन की हमदर्द रही फूफी बंटी के भविष्य को देखते हुए डॉक्टर जोशी से शकुन की बढ़ती नज़दीकियों को सही नहीं मानती। कुछ दिन बाद शकुन का विवाह डॉक्टर जोशी से हो जाता है। फूफी हरिद्वार चली जाती हैं। डॉक्टर जोशी एक बड़ी कोठी में अपनी लड़की जोत, लड़के अमित और नौकर के साथ रहते हैं। यह उनका भी दूसरा विवाह है। इस नए परिवेश में आने पर बंटी को परायापन महसूस होता है, जैसे किसी चीज पर उसका कोई अधिकार ही नहीं। यहाँ ना टीटू है, ना फूफी, ना बंटी का बगीचा। मम्मी है पर पराई सी लगती हैं। शकुन का जीवन भी दो हिस्सों में बंटता गया है। यहाँ आकर बंटी का गुस्सा उग्र होता चला जाता है। मम्मी और डॉक्टर जोशी की नज़दीकियाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह मम्मी से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। डॉक्टर जोशी के लड़के अमित से हाथापाई करता है, शकुन को परेशान करता है। पापा के पास जाने का मन बनाता है तो दो हिस्सों में बटी विवश शकुन भी इनकार नहीं करती। पापा के साथ बंटी कलकत्ता आ जाता है। इस नए जीवन में उसकी मां पर डॉक्टर जोशी का अधिकार हो चुका था और इधर पापा की जिंदगी पर मीरा का अधिकार है। मीरा यानी बंटी के पापा की दूसरी पत्नी। अमित की जगह उसका नया भाई चीनू ले लेता है। उसे लगता है पापा भी जैसे मम्मी की भूमिका में उतर आए हैं। यहाँ मीरा और पापा के बीच बंटी को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। पापा बंटी के उचित विकास की दृष्टि से हॉस्टल में उसका दाखिला करवाना चाहते हैं। बंटी यह नहीं चाहता, लेकिन अब किसी की बात का विरोध करना उसने छोड़ दिया है। बंटी के जीवन में अब ना क्रोध है, ना रुचियां, ना दोस्त, ना मम्मी, ना पापा। पापा के साथ रहकर भी वह नितांत अकेला है। हालात उसे अंतर्मुखी बनाते जाते हैं, इंट्रोवर्ट बनाते जाते हैं। कक्षा में अव्वल आने वाला बंटी पढ़ाई में भी पिछड़ जाता है। कलकत्ता आकर बंटी का क्रोध, उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। दयनीय स्थिति में उसकी कारुणिक दशा अनेक घटनाओं से व्यक्त होती है। बंटी में आया यह परिवर्तन एक बच्चे के जीवन की भीषण यातनाओं का खाका खींचता है। उसके हॉस्टल जाने की तैयारी पूरी होती है। पापा उसके विकास का यही रास्ता चुनते हैं। किसी से अपने मन की बात कहे बिना बंटी के अधूरे एकाकी जीवन में एक और यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, न जाने कौन से बिंदु पर विश्राम लेने के लिए। यही उपन्यास का अंत है। तो यहाँ हमने आपका बंटी उपन्यास का कथासार संक्षिप्त रूप में समझा, जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो है एकाकी परिवारों में अलगाव के परिणाम क्या है। देखिए, महानगरों की जीवन शैली में आर्थिक संपन्नता, स्वनिर्णय की क्षमता, आत्मनिर्भरता और निजी स्पेस की आकांक्षा ने संयुक्त की जगह एकाकी परिवारों को जन्म दिया है। यह परिवारों की अपनी निजता के मद्देनजर उचित भी था, परंतु इस एकाकी परिवारों में भी जब सीमित सदस्य अपने अहम को पोषित करने के लिए दूसरे सदस्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है और दूसरा सदस्य अधीन बनकर नहीं रहना चाहता,
तब परिणति के तौर पर आपका बंटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अर्थात मेट्रो सिटीज़ में, शहरों में, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों वर्किंग पर्सन होते हैं, ऐसे में जब कोई एक अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है कि आई एम सुपीरियर, और दूसरा उसके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता बल्कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, तो ऐसे में दोनों में मतभेद और कुछ दिनों के बाद मनभेद हो जाता है, जिसका बुरा असर परिवार के बच्चों पर पड़ता है और आपका बंटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है मुख्य घटनाएं। देखिए, इस उपन्यास में बहुत सारी मुख्य घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में ही वर्णन किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में यूँ तो रोजमर्रा की अनेक घटनाएं मौजूद हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उपन्यास की चली आ रही दिशा में बदलाव लाती है। कुछ टर्निंग पॉइंट के रूप में घटित होती हैं, कुछ चरम सीमा के रूप में। अजय शकुन बंटी के संबंध को प्रभावित करने वाली पहली मुख्य घटना है अजय शकुन का तलाक। बंटी के जीवन में अगर आज दुख भर गया है, उसकी दशा कारुणिक हो गई है, वो दया का पात्र बन गया है, तो उसके पीछे जो सबसे पहली घटना विद्यमान है वो है अजय शकुन का तलाक। इस तलाक के बाद शकुन की चुप्पी, फूफी की अजय के प्रति नफरत और घर की हवा में आया परिवर्तन बंटी को असमय समझदार बना देता है। वह अचानक ही मम्मी के प्रति अतिरिक्त रूप से चिंतित हो जाता है। दूसरी घटना डॉक्टर जोशी से शकुन की बढ़ती नज़दीकियां हैं। अब तक मम्मी के प्रति चिंतित बंटी इसे देखकर अचानक विद्रोही और गुस्सैल बन जाता है। वह अपनी मां पर पूरा अधिकार चाहता है, पर डॉक्टर के आने से यह अधिकार खंडित होता है। जब बंटी ये नोटिस करता है कि पिताजी मम्मी के साथ सही नहीं कर रहे हैं, तो पिताजी के लायक खिलौनों से भी नहीं खेलता, अपने पिताजी की एकमात्र तस्वीर को भी वो अलमारी में रख देता है ताकि मम्मी को बुरा ना लगे। लेकिन जब वह यह नोटिस करता है कि अब उसकी मम्मी की नज़दीकियाँ डॉक्टर जोशी के साथ बढ़ रही है, तब वो और उग्र और गुस्सैल हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी माँ पर उसी का एकाधिकार हो, उसकी माँ अपना समय किसी और से ना बांटे। तीसरी मुख्य घटना शकुन का दूसरा विवाह और उसका पुराना घर छोड़ना है। बंटी के लिए यह पुराना घर एक बसा बसाया पूर्ण संसार था। यहाँ फुफ्फी थी, टीटू था, बगीचा था, उसकी अपनी मम्मी, सब पुराने घर में ही छूट जाते हैं। तो ये इस उपन्यास की मुख्य तीसरी घटना है, जहाँ बंटी को एक बड़ा धक्का लगता है। यहीं से कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। नई स्थिति से कदम ताल कर पाने में असमर्थ, अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ बंटी जीवन में कहीं भी पूरी तरह न जम पाता है, न बस पाता है। चौथी, बंटी का पापा के पास कलकत्ता जाना है। उपन्यास के अंत तक आकर यह घटना खाना बदोश की जिंदगी जीते बंटी की मार्मिक कथा बनकर रह जाती है। अर्थात बंटी कभी इस द्वार, कभी उस दर, कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहा है। उसे स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है, अपनापन नहीं मिल रहा है, और एक घटना जो कहीं ना कहीं छूट गई है वो यह कि इसकी फूफी भी ये सब छोड़कर हरिद्वार चली जाती है, जो बंटी के काफ़ी नज़दीक थी। तो ये है इस उपन्यास की मुख्य घटनाएं। अब हम लोग देखते हैं अगला बिंदु, जो है पीड़ा का आख्यान। देखिए, उपन्यास के केंद्र में बंटी अवश्य है, पर उपन्यासकार ने आरंभ में ही स्पष्ट किया है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में उपन्यास बंटी के माध्यम से आधुनिक जीवन के तनावग्रस्त परिवारों में असहाय, विवश और अकेले बंटियों की पीड़ा की कहानी है। लेखिका की दृष्टि इस विषम सामाजिक समस्या की ओर गई। इस समस्या की गहराई में जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की है। इस क्रम में लेखिका ने बंटी की असहायता से अधिक उसके जीवन में घटित घटनाओं और उनसे आने वाले परिवर्तनों से बनने वाले उसकी जीवन यात्रा पर अधिक बल दिया है। इसीलिए यह उपन्यास केवल बंटी की ही नहीं, बल्कि शकुन, अजय और फुफ्फी की जिंदगी को भी संवेदनशील दृष्टि के साथ पाठक को दिखाता है।
यही कारण है कि इसके अंत तक पाठक घटनाओं को द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखने के चलते न शकुन को सीधा दोष दे सकता है, न अजय को। उपन्यास बंटी के साथ शकुन और अजय की पीड़ा से भी सहानुभूति रखता है। देखिए, हम लोगों को शुरुआती दौर में तो ये लगता है कि इसमें जो पीड़ा का भुक्तभोगी है वो केवल बंटी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उपन्यास में अंदर जाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते, हमें पता चलता है कि इस पीड़ा में शकुन भी कहीं ना कहीं शामिल है और उसका पिता अजय भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि इन दोनों की संतान बंटी जब दुखी होगा तो एक माँ का हृदय तो दर्द से जरूर कराहेगा, और एक पिता जिसके कंधों पर अपने बेटे के भविष्य की जिम्मेदारी होती है उसे भी दुख तो जरूर लग रहा होगा। स्थितियाँ ऐसी हो चुकी है, परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि वो अपने दुख को बयां नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन हृदय में एक कसक तो जरूर ही होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है बोध प्रश्न। देखिए, इस उपन्यास से अधिकतर यही सवाल पूछे जाते हैं। आपका बंटी उपन्यास का कथा सार लिखिए, जिसका वाचन अभी मैंने किया, उसी को आपको और संक्षिप्त रूप में लिखना है। आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए, जिस पर हम लोगों ने पहले ही विचार किया कि ये जो शीर्षक है आपका बंटी, ये दर्शाता है कि बंटी बड़ा ही कॉमन नेम है और शहरों में रहने वाले एकाकी परिवार के बच्चों का अधिकतर नाम बंटी होता है। और जहाँ एकाकी फैमिली होती है और हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करने वाले होते हैं, वर्किंग पर्सन होते हैं, और जब इन दोनों में से कोई एक अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है और दूसरा उसका वर्चस्व स्वीकार नहीं करता या उसके अधीन नहीं रहना चाहता, तब आपका बंटी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इसीलिए इस उपन्यास का शीर्षक आपका बंटी बिल्कुल सही है। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या पर विचार कीजिए। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या है तलाक। तलाक के कारण क्या होते हैं? तलाक के कारणों के कारण हस्बैंड वाइफ पर जो नेगेटिव असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है। अगर उनकी कोई संतान हुई तो उस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, और स्थिति कभी कभी इतनी भी खराब हो सकती है कि उस बच्चे का भविष्य ही बर्बाद हो जाता है। बंटी की पीड़ा उसके व्यवहार में झलकती है कैसे? देखिए, बंटी की पीड़ा झलकती है। वह अपने पिता का इंतजार करता है, लेकिन उसके पिता नहीं आते, वो कलकत्ता में रहते हैं। वह अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मम्मी भी उसे छोड़कर डॉक्टर जोशी के साथ नज़दीकियाँ बना लेती है। वह टीटू के साथ खेलना चाहता है, लेकिन टीटू की माँ को टीटू का बंटी के साथ खेलना पसंद नहीं। स्कूल में भी उसके लिमिटेड फ्रेंड है। वो अपनी फुफ्फी से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन जब उसकी माँ डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है तो वो भी हरिद्वार चली जाती है। विवाह के उपरांत उसकी माँ शकुन उस घर को छोड़कर चली जाती है जहाँ बंटी का जीवन बीता था। वहाँ उसका घर था, टीटू था, उसका बगीचा था, उसका बचपन था। नए घर में वो सेट नहीं हो पाता। फिर वो उग्र स्वभाव का हो जाता है और चला जाता है अपने पिता के पास। पिता के पास जाने पर वो यह नोटिस करता है कि मीरा, उसकी दूसरी माँ, और उसके पिता अजय में खासा अनबन चलती रहती है और उसके पिता अंत में उसे हॉस्टल भेज देते हैं। तो बंटी की पीड़ा उसके व्यवहार में झलकती ही है। शकुन का दूसरा विवाह कर लेना आपकी नज़र में कहाँ तक सार्थक है? देखिए, जीवन में हमसफ़र का होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बायोलॉजिकल नीड है और कुछ सोसाइटी भी चाहती है कि एक व्यक्ति उसी समय सभ्य होगा जब वो शादीशुदा होगा। तो शकुन जब अपने जीवन में एक अकेलेपन से गुजर रही होती है, तब उनको उन्हीं के लेवल का एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर जोशी। पढ़ा लिखा है, वो भी शादीशुदा है, लेकिन उनकी पत्नी शायद इस दुनिया में नहीं रही या उनका खुद डाइवोर्स हो गया, इसीलिए वो दूसरा विवाह कर लेती है। दूसरा विवाह कर लेना सही है, लेकिन अपने बेटे को दरकिनार कर देना या उस पर फिर ध्यान ना देना, ये गलत है।
ये देखिए संदर्भ सहित व्याख्या जो आपको करनी है। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मिट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं इससे बच्चे की मिट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता है भीतर ही भीतर। यह वाक्य है फुफ्फी के शकुन के प्रति, जब वो दूसरा विवाह करने को उत्कंठित हो उठती है। बंटी अपने घर में घूम रहा है, पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है। जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है, सब कुछ और ज़्यादा ज़्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती है। ये उस समय की बात है जब उस शकुन का विवाह हो जाता है और वो डॉक्टर जोशी के यहाँ चली जाती है और अपने साथ बंटी को भी लेके जाती है, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। और जब वो अपने पिताजी के पास जाता है तो वहाँ भी उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका बंटी जो मनु भंडारी की एक श्रेष्ठतम रचना है उसका आद्योपांत अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।